ओके, नाउ वी विल स्टडी द मैग्नेटिक लॉज। व्हाट आर द लॉज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द लॉज थ्रू विच वी कैन स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कौन कौन से लॉ हैं जिसके वजह से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ना है हमको। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉस पढ़ना है। यहाँ पर एक लॉ क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ, जो बेसिक लॉ है। मैथमेटिकली आपको 10th क्लास में ये चीज़ नहीं बताया गया था, या 12th क्लास में आपको मैथमेटिकली बताया जाएगा, क्योंकि उस वक्त बच्चों का मेंटलिटी उतना मैच्योर नहीं हुआ होता है। अभी आपका मेंटलिटी इतना मैच्योर हो गया है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक लॉज में पहला क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, एम्पियर-सर्किटल लॉ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, जानने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं। पहला क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ, और दूसरा क्या है, एम्पियर-सर्किटल लॉ। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर-सर्किटल लॉ में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। बायोट-सावर्ट ने ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, टोटल चीज बता दिया था। ये बता दिया था कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, वायर हो, ये वायर पतला मोटा जो कुछ भी है, ये करंट कैरिंग वायर जो है, ये अपने आसपास के फील्ड में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। कितनी मैग्नीट्यूड होती है वो, क्वांटिटी क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड हैज both magnitude as well as direction, so it is called a vector quantity। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिसके वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो भी आप समझिए। तो यहाँ पे जो ये बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे हमने फाइंड किया है, तो सबसे पहले एलिमेंटल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, dV दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल क्रॉस r बाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल इंटू आइडियल क्रॉस r, है ना, r क्यूब है यहाँ पर। तो टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/ε0c², जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/ε0c²। ये बायोट-सावर्ट लॉ पूरी तरह से क्लियर कट बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर से कितने भी दूरी पे कितना क्वांटिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है, सब के सब बताता है बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, फिर आता है एम्पियर-सर्किटल लॉ, जो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई है और नॉर्मली सिमेट्रिक चीजों के लिए अप्लाई होता है। B डॉट dl को याद करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई आ रहा है। म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू c²। ठीक है, 1/ε0 इंटू c²। और ये म्यू नॉट क्या है भाई, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट किया था, परमिएबल कितनी परमिट होती है ना, या कितना अपोज किया जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री वैक्यूम, है ना, वो बताया जाता है। दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला क्या है भाई, टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आता है, जो हम लोग पढ़ेंगे 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, तो ये बताया गया है आपको बायोट-सावर्ट लॉ, और बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या कहानी होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में किसी भी पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमने वायर बनाया है, स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व है। कर्व होने की वजह से इसके अंदर क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो ये एलिमेंटल हमने बहुत छोटा सा एलिमेंटल डीएल वेक्टर हमने ले लिया है, आइडियल वेक्टर। ठीक है, ये आइडियल वेक्टर जो हमने लिया है, ये क्या है, आइडियल वेक्टर, ये एलिमेंटल करंट है। आइडियल क्या है, ये एलिमेंटल करंट है, पूरे लेंथ को नहीं, मैं बहुत छोटा सा लिया है एलिमेंटल, है ना, आइडियल। ये आइडियल क्या होता है, करंट एलिमेंट, पहले इसको समझिए। ये आइडियल क्या है भाई, तो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट जो वायर है उसका सबसे छोटा पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे आईडीएल,
करंट एलिमेंट, करंट भी है और एलिमेंट से छोटा पार्ट भी है, रियल पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, आईडीएल। ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है उससे कोई लेना देना भी नहीं। करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस करंट फ्लो हो रहा है। आप कांस्टेंट भी मान सकते हो, वेरिएबल भी मान सकते हो। ठीक है, आईडीएल इज द करंट एलिमेंट। आर वेक्टर, यहाँ पे देखिए आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से किसी पॉइंट पी के पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। पी पॉइंट इज अ जनरल पॉइंट। पी क्या है, एक जनरल पॉइंट है जहां पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का डायरेक्शन देखिए क्या, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस हमने थंब लगा दिया और डायरेक्शन फाइंड करना है। यहाँ हमने ऐसे किया, तो यहाँ पे आउटवर्ड रीजन में है, यहाँ पे आउटवर्ड रीजन के लिए है, तो ये जो हमने डॉट लिखा ये आउट रीजन के लिए है। इट इज फॉर द आउट रीजन एंड इट इज फॉर द इन रीजन, ये इन रीजन के लिए। ठीक है, ये क्या है भाई, आउट रीजन के लिए डॉट डाला हमने, और ये क्या क्रॉस क्या है, इन रीजन के लिए डाला हुआ है। ठीक है, इन रीजन के लिए डाला हुआ है। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर आई डीएल इंटू आर क्रॉस वेक्टर यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब यहाँ हमने थंब का डायरेक्शन दिखाया, करंट के तरफ आप थंब को दिखाओ, जो करंट ऊपर जा रहा है उधर हमने थंब डाल दिया, और डायरेक्शन घुमाएंगे तो क्या होगा, इधर तो अप हो रहा है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन, इधर इन आ रहा है, इनटू द प्लेन। अब इनटू द प्लेन, यहाँ पे इनटू द प्लेन है, यहाँ आउट ऑफ प्लेन है, मतलब सर्कुलर है, सर्कुलर जा रहा है। अब यहाँ देखिए एक हमने करंट कैरिंग वायर डाल दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पे सर्कुलर टाइप का स्टेप से आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है। ये क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है, जो इनटू अंदर है और ये क्या है, बाहर है। ठीक है, ये अंदर है और ये क्या है, बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये आउटर रीजन के लिए, इनर रीजन के लिए है। तो करंट तो जा रहा है इस कंडक्टर के क्रॉस, लेकिन ये जो हमने डायरेक्शन सर्कुलर वे में दिखाया है, ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो क्लोज्ड करवा रहा है, ये क्लोज्ड करवा गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, क्लोज्ड आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है, एक पॉइंट से निकला दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, ऐसा नहीं। ये कैसा है, ये क्लोज्ड कर गया। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या समझना है कि मैंने आपको बता दिया करंट कैरिंग वायर है, इसके पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां से यहां आर वेक्टर हम इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, आर वेक्टर, वेक्टर है, याद रखिएगा, इसमें डिस्टेंस भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर की बात करें तो यहाँ इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है, पी। ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पी है, जिसको हम लोग ओपी, आर वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब आर वेक्टर के नाम से जानते हैं, इन वेक्टर, आउट वेक्टर, ये हम लोग जानते हैं इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, यहाँ देखिए डीवी वेक्टर, डीवी वेक्टर, अगर मैं डीवी वेक्टर मतलब एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो डीवी एलिमेंटल मैग्नीट्यूड क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल इनटू sin थीटा इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया भाई, यहाँ देखिए आई डीएल इनटू क्रॉस वेक्टर, डायरेक्शन ही बता रहा है, आइडियल इधर है, आइडियल की डायरेक्शन देखिए, आइडियल की डायरेक्शन किधर है, मान लो आइडियल इधर है, आइडियल वेक्टर इधर है और इधर आर वेक्टर है, यहां से यहां क्या है, आर वेक्टर है। तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल इधर क्रॉस आर है ना, तो आइडियल मान लीजिए यहां से यहां ये पार्ट हो गया, आइडियल एलिमेंट इधर क्रॉस आर। ठीक है, तो आइडियल क्रॉस आर, तो आप देखिए आइडियल क्रॉस आर किधर डायरेक्शन बता रहा है भाई, इनटू द प्लेन बता रहा है, इनटू द प्लेन। अब इस पॉइंट को देखो, आइडियल है, यहां से यहां अगर हम जोड़ दें तो क्या निकलेगा भाई, यहां से यहां जोड़ दें तो क्या निकला, आइडियल तो इधर है और आर वेक्टर इधर हो रहा है, तो आइडियल क्रॉस आर किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। मैं ऐसे नहीं बता रहा, आप देखिए थंब का डायरेक्शन डाल के मैंने आपको जनरल सिंपल में बताया था, जिधर करंट है उधर थंब का डाल दो, थंब का डायरेक्शन डाल दो, फिर उसको घुमाओ, कर्ल करो, है ना, राइट हैंड थंब रूल, जो कुछ भी रूल है, इस रूल को देखो, इधर घुमाओगे तो क्या होगा, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, इधर आएंगे तो क्या होगा, इनटू द प्लेन बता रहा है। तो यहाँ देखिए इनटू द प्लेन है, यहाँ आउट ऑफ द प्लेन है, और इतने ही डिस्टेंस उधर में हम अगर सोचते हैं तो डायरेक्शन अलग हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये क्या इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, और तो कुछ नहीं होता है।
तो यहाँ देखिए डीवी वेक्टर जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल इनटू sin थीटा इनटू r स्क्वायर। ये देखिए, ये मैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल इनटू sin थीटा r स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने थीटा कांस्टेंट रख लिया, पूरे लेंथ को इंटीग्रेट कर लिया, तो आई एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर कैसे आता है आप यहां भी देख सकते हो। आई डी एल इंटू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर है, एक आर कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या होगा, आई डी एल इंटू आर साइन थीटा हो जा रहा है। यहां देखिए, है ना। ओके, यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मैंने क्या बताया यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड बताया है। अब एक एक चीज को देखो, यहां पर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या क्या है भाई, करंट वेरी कर सकता है, करंट एलिमेंट साइन थीटा, इसके बाद आर स्क्वायर, तीन चीजें यहां पर वेरिएबल है। ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसके बारे में मैंने बताया था म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी स्क्वायर। यहां ही मैंने बताया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो यहां देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस चीज को हमें समझना होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल, करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं डायरेक्शन के साथ अगर डिनोट कर दूं इसको मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट एलिमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीवी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंक्लिनेशन साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा क्या होता है, अगर यहां से यहां आइडियल इधर आ रहा है और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है, क्या है, आइडियल क्रॉस आर, तो साइन थीटा, आइडियल एलिमेंट इधर है और आर क्रॉस इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल हो रहा है उसको हम थीटा कहते हैं। तो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा, इस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब समझिए कि क्या कहानी हो रही है। यहां देखिए, ये अगर हमने वायर बना दिया है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस जगह पे, इस लाइन के अक्रॉस अगर हम लेके जा रहे हैं, तो आइडियल एलिमेंट ये हो गया, और यहां से यहां कितना है भाई, तो इस जगह से आर वेक्टर अगर हम बना दें, यहां से यहां तक आर वेक्टर बना दें, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में, यहां आइडियल भी इधर ही है, आर वेक्टर भी इधर ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितना है, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, 0 होगा। चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, इधर 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री। अगर मैं इधर लेके जाऊं, यहां देखो, अगर मैंने एक वायर बनाया यहां पर, ठीक है, और करंट इधर जा रहा है, आइडियल वेक्टर हमने इधर बना दिया, और इसके अपोजिट में कोई आर वेक्टर हमने ले लिया, यहां से यहां तक आर वेक्टर हमने ले लिया इस पी पॉइंट पर, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 ही आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उस केस में भी 0 आ जाएगा, और जब इसके बीच में एंगल 0 डिग्री था तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि लेंथ के अलोंग, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसके ऊपर नहीं, नॉट ऑन दैट वायर, नॉट ऑन दैट कंडक्टर, ठीक है। उस कंडक्टर को छोड़ के दूसरे किसी पॉइंट पे लीनियरली, पैरेलली, एंटी पैरेलली, उन हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, पतला मोटा जो कुछ भी है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां भी 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 0, हर 0 हो रहा है। यहां पे 0 नहीं, B is not 0 here, but B is 0 here, B is 0 here, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के अलोंग, और नॉट ऑन द लेंथ, अलोंग दिस लेंथ, उस लेंथ के तरफ
क्या होता है, जीरो। ये साइन थीटा बता रहा है, अपने आप बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा के ऊपर बता रहा है। अगर ये आर वेक्टर यहां से उठकर के इसके लेंथ के अलॉन्ग आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। एंटी पैरेलल आ जाए तो क्या होगा, जीरो। मैक्सिमम कब आएगा, तो 90 डिग्री पे आएगा। मैक्सिमम कब आएगा, 90 डिग्री पे। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, और वो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री आता है उस कहानी में, उस केस में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तीसरा कहानी देखिए, तीसरा वैल्यू देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, इट मींस थीटा इज कांस्टेंट एज वेल एज सेपरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। जब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आइडियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है उसको समझिए। आइडियल के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि ये तो मान लो बहुत छोटा है, लेकिन करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां गौर से देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, डीवी मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल, ठीक है। करंट का वैल्यू बढ़ाओ और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्गर पाओ, है ना। अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड है मतलब करंट ज्यादा है मतलब वहां स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पहला स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। आइडियल वेक्टर हो गया। फिर ये देखिए साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, और तीसरा भी देखिए, है ना। दो चीजें बता दिया। जब मैंने आइडियल के बारे में बात कर रहा था तो थीटा एंड आर वाज कांस्टेंट। पहला केस, when I am telling you that magnetic field is directly proportional to ideal current element, it means theta and r are constant. दूसरे टर्म में, यहाँ पे दूसरा टर्म देखिए, दूसरे वे में बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इट मींस आइडियल इज कांस्टेंट, मींस करंट इज कांस्टेंट। तो हमने करंट को क्या मान लिया, एज्यूम क्या कर लिया, कांस्टेंट बना रखा है। ये आइडियल क्या है, कांस्टेंट बना दिया, सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है। थीटा मिनिमम कब होता है भाई, साइन थीटा मिनिमम कब होता है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे 0 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कब होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, ये करंट का एलिमेंट है, यहां से जब 90 डिग्री पे आ जाएगा ना, तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उस जगह पे। उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड देगा। तो साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस पी पॉइंट पे, जनरल पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या होगा, करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है, साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। साइन कितना है, एंगल कितना है, जितना एंगल कम है उतना ही 0 है, या 180 डिग्री हो जाए तो भी क्या होगा, कम ही होगा। मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे होता है। ये भी आप याद रखिएगा, बशर्ते इफ एंड ओनली इफ आइडियल एंड आर आर कांस्टेंट, देन ओनली इट हैपेंस, तभी ये होगा। आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट देखिए, करंट एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। करंट एलिमेंट इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर मतलब क्या होता है, सेपरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द करंट एलिमेंट। किसी भी पॉइंट के जगह पे, किसी भी पॉइंट, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने आपको पूछा यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड, यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड, यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड, या इस लेंथ के एलोंग बताओ, या इस कंडक्टर के पास बताओ, ठीक है। तो किसी भी जगह बता सकते हो। R इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ R इज 0, ये डिफाइंड नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इनफाइनाइट हो रहा है, समझिए क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे आया है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आई डी एल आर इंटू साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपको आर स्क्वायर, यही चीज तो है। तो यहाँ पे हमने आइडियल साइन थीटा को कांस्टेंट बना दिया, ये पूरे क्वांटिटी को कांस्टेंट बना दिया, आइडियल इनटू sin थीटा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्लियर कर बता रहा है कि इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे, लाइक दैट ऐसा ही समझो, ये लाइक दैट कूलम्ब्स लॉ है, एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ है ना। और एक दूसरा हमने बताया था एम्पियर्स आर्बिटर लॉ, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी द एम्पियर्स आर्बिटर लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है उससे रिलेटेड इससे एनालॉगस ये कंपेयर करेंगे तो एम्पियर्स आर्बिटर लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के जैसा ही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको बता दिया हूं क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आइडियल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हमने सेपरेशन को बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। इनवर्स का मतलब यही है, इसकी क्वांटिटी अगर हमने बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ चला जाएगा, और इसकी क्वांटिटी अगर हमने बढ़ा दिया, सॉरी इसको अगर बढ़ा दिया तो ये क्वांटिटी घट जाएगी, अगर हमने इसकी क्वांटिटी घटा दी तो ये क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता हुआ जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, बशर्ते ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, आइडियल इनटू sin थीटा, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। या आप एलिमेंटल ले लो या एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड ले लो, है ना, जनरल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ भी बना सकते हो आप इस तरह से आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो। तो जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक जा रहे हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर आएगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। याद रखिएगा, इसका स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर ज्यादा होगा। धीरे धीरे जितना दूर हम जा रहे हैं ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाते जा रहे हैं, उतना ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता हुआ नजर आएगा। क्या होगा, घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जितना दूर जाएंगे घटेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो नहीं हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो जितना दूर जाएंगे उतना वैल्यू इसकी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। मान लो ये हमें करंट कैरिंग कंडक्टर बताया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, फिर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी तो हो सकता था, फिर तीसरा भी हो सकता था, चौथा भी हो सकता था। तो आप ये समझो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के जितने सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा फील्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कौन सा फील्ड है, पहला वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, क्योंकि करंट एलिमेंट जो कंडक्टर है इसके बहुत नजदीक है। दूसरा वाला उससे कमजोर है, तीसरा वाला उससे भी कमजोर, चौथा वाला उससे भी कमजोर। लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस व्हेन द सेपरेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी डिस्टेंस जो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ये जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और जितना सेपरेशन हम घटा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये मैथमेटिकली मैंने आपको बताया है, और इस तरह से जितने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे आप इजी वे में बना सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, फिर से रिकैप कर देते हैं। मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक मैग्नेटिक लॉस पढ़ना है, और दो लॉ यहाँ पे काफी फेमस लॉ है। पहला है बायोट-सावर्ट लॉ, जिससे आप इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और बायोट-सावर्ट का लॉ बहुत सारे जगहों पे यूज होता है,
चाहे वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर सर्कुलर वायर हो, सेमी सर्कुलर वायर हो, जो कुछ भी है वहां हम बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे और इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग कंडक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये एलिमेंटल चीजें हैं, इसको समझना हमें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए, समझेंगे, है ना। बायोट-सावर्ट लॉ से हम बेसिक डेरिवेशन, एक एक चीजों को, बेसिक चीजें मैंने आपको बताया बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर अगर मैंने बताया आइडियल आर क्रॉस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ देखिए ऐसे मैं कर रहा हूं, मतलब ये वेक्टर एक है, ये वेक्टर ये है ना। तो मान लो ये दोनों वेक्टर इंक्लाइंड है, लेकिन इन दोनों वेक्टर के ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना। और तीनों को मैं परपेंडिकुलर कर दूं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इन दोनों के ऊपर जेड एक्सिस, है ना। तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि x के परपेंडिकुलर y, y के परपेंडिकुलर z, इट मींस ऑल द एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जितने सारे एक्सेस आप देख रहे हैं सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस चीज को आप लोग समझिएगा, याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो चीज याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, करंट एलिमेंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उधर होगा, है ना। मान लो करंट एलिमेंट इधर है और इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर होगा। तो आइडियल क्रॉस आर, उल्टा मत समझना, यहां पे आप ये समझो आइडियल क्रॉस आर, आर क्रॉस आइडियल नहीं, आर क्रॉस आइडियल नहीं, आइडियल क्रॉस आर। आइडियल मतलब सीधा हमने क्या किया, थंब को करंट की तरफ डाल दिया, और आइडियल हमने कर्ल किया, राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल कर्लिंग करेंगे, यहाँ पे कर्लिंग करेंगे, करंट का डायरेक्शन दिखा दिया, कर्ल करेंगे तो जिधर जिधर ये उंगली का डायरेक्शन बता रहा है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर कट पता चल जाएगी। यहाँ हमने बाहर किया तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर दिख रहा है, यहाँ यही डायरेक्शन अंदर की बता रहा है, तो अंदर भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें हैं इसमें, याद रखिएगा। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उधर होगा। मतलब इन दोनों के एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर समाये हुए हैं, कंटेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दिस वेक्टर्स आइडियल क्रॉस आर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए